नमस्कार। जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं हूं सचिन। बहुत पुरानी कहावत है, बोओगे बबूल तो आम कहां से होए। इसका मतलब है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जब प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बताया जाएगा तो फिर राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भी मिल सकती है। यह अलग बात है कि ऐसे इंसान का अच्छी तरह से इलाज करने के लिए हमारे कानून में प्रावधान भी है, लेकिन नफरत जब अपने चरम पर हो तो फिर किस किस को रोक पाएंगे। जब सत्ता में बैठे लोग नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, इसका सबूत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करणी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। सच पूछिए तो ऐसे दो कौड़ी के इंसान का बयान नेशनल टीवी चैनल पर दिखाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिखाएंगे नहीं तो फिर इसका पक्का इलाज होगा कैसे। ये 2 टके का इंसान अपना नाम राज सिंह आमेरा बता रहा है और दावा करता है कि ये राष्ट्रीय करणी सेना का संभागीय प्रवक्ता है और कोटा का रहने वाला है। ये जिस दीवार के सामने बैठकर जहर उगल रहा है उस दीवार पर प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीर लगी। अब सोचिए ये कितना बड़ा शातिर होगा, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि देश कानून से चलता है, कानून से ऊपर कोई नहीं। गले में कमल निशान वाला पटका लटकाए हुए ये बताने के लिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये अपने बयान में इस बात का दावा भी कर रहा है। साथ ही ये शख्स खुद को राष्ट्रीय करणी सेना का संभागीय प्रवक्ता भी बता रहा है। बिना लाग लपेट के शुरू में ही आपको बता दें, कोटा पुलिस ने इस जहरीले इंसान को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया के मार्फत हमारे जो सोशल मीडिया सेल है कोटा शहर पुलिस की, उसके पास एक वायरल वीडियो आया था जिसके अंदर एक राज सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ सांसदों को धमकी भरा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि इसके ऊपर पहले से 4 आपराधिक मुकदमे। उधर राष्ट्रीय करणी सेना इस शख्स से पल्ला झाड़ रही। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरे देश में, मीडिया में। करणी सेना का कार्यकर्ता बताने वाला एक व्यक्ति राहुल गांधी को गोली मारने की बात कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के हर एक व्यक्ति को बताना चाह रहा हूं, करणी सेना का इस तरीके का कभी कोई वक्तव्य नहीं आता जो किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा हूं। सबसे पहले इस शख्स ने यहां अपने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो पोस्ट किया और जब बवाल मचा तो डिलीट कर दिया। अब थोड़ा इसके वीडियो की सच्चाई भी आपको बताते चले ताकि आगे कभी यह शख्स ये ना कह पाए कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। हमने एक्स के ग्रोक से पूछा, तब उसने बताया कि ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं, ओरिजिनल वीडियो है। अब तक 4 बातें बिल्कुल साफ। पहला, कोटा का रहने वाला राजा सिंह आमेरा नाम का शख्स राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को जान से मारने की धमकी देता है। दूसरा, बवाल मचता है तो वीडियो डिलीट कर देता है। तीसरा, कोटा पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। चौथा, करणी सेना ने धमकी देने वाले शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। सवाल ये नहीं है कि इसने जहर उगला, सवाल है कि आखिर इसके दिमाग में ये ख्याल आया ही क्यों। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। किरण रिजिजू के जिस बयान का यह हवाला दे रहा है वो बयान क्या है, वो सुनिए। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है।
तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपी लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। सच क्या है ये या तो किरण रिजिजू और स्पीकर जानते हैं या फिर कांग्रेस के सांसद। उसी दिन प्रियंका गांधी ने किरण रिजिजू के बयान को मनगढ़ंत बताया था, लेकिन अगले दिन सदन में जब स्पीकर आए तो उन्होंने किरण रिजिजू के आरोप की पुष्टि कर दी। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। इससे देश को क्या मैसेज गया समझने वाले समझ गए होंगे। बात इतनी तक रुकी नहीं, अब आगे किरण रिजिजू ने क्या कहा वो सुनिए। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है, क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। जब नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही बताएंगे, देश के लिए खतरनाक बताएंगे, तो आम आदमी को कैसा मैसेज जाएगा। बात यही तो रुकती कहां है। यह है निशिकांत दुबे। ये राहुल गांधी के लिए संसद में क्या बोल रहे हैं उसे यहां सुनना जरूरी है। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। राहुल गांधी करता है, जाता है। ये कौन सी भाषा है निशिकांत दुबे जी, जो अब आप नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। समझने वाले समझ गए होंगे। आगे एक और बयान सुन लीजिए। ये गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, इनके ऊपर तो प्रिविलेज नहीं बाहर भी केस होना चाहिए। जिस राहुल गांधी को देश की जनता ने चुनकर प्रतिपक्ष का नेता बनाया है, उन्हीं राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। इनकी कैंची की तरह चलती जबान का ही नतीजा है कि 2 कौड़ी का ये इंसान राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहा है। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जब इतनी बात पढ़ी तो कांग्रेस सामने आ गई। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री है। तथा कथित करणी सेना द्वारा राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग अलग बड़ी घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है। एक आदमी आता है, अपने आप को करणी सेना का बताता है, पीछे नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की फोटो लगाता है, राजस्थान का रहने वाला है, अपने आप को ओम बिरला का समर्थक बताता है और कहता है कि नेता प्रतिपक्ष को गोली मार दूंगा और उसके बाद कांग्रेस के 25 सांसदों को मारूंगा। एक एफआईआर नहीं हो रही है, एक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एक आपत्ति नहीं आ रही है, कोई आक्रोश नहीं है, मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, बीजेपी में सुई टपक सन्नाटा है, सरकार की खामोशी पर सवाल है। ये तो करारा तमाशा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कानून व्यवस्था पर, एक ऐसा सिरफिरा आके कुछ भी कहकर चला जाता है। सवाल सियासत का नहीं है, सवाल नेताओं की सुरक्षा का है। जब सियासत में बिलो द बेल्ट जाकर हमला करेंगे तो राज सिंह आमेरा जैसे धमकीबाज कुकुरमुत्ते की तरह देश भर में निकल आएंगे। जब हालात बिगड़ जाएंगे तो फिर आप ही कहेंगे, किसने जलाई बस्तियां, बाजार क्यों लुटे, मैं चांद पर गया था, मुझे कुछ पता नहीं। जयपुर से केजे शिवसन, दिल्ली से कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बंगाल की एक सच की। बंगाल के महान शख्सियतों के नाम के उच्चारण और उनके सम्मान में लिखे जाने वाले शब्द पर छेड़े सियासी विवाद की। पहले रविंद्रनाथ टैगोर, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी और अब रामकृष्ण परमहंस। इन शख्सियतों के नाम पर चुनाव से पहले बंगाल में बड़ा राजनीतिक तूफान मच गया है। ताजा विवाद रामकृष्ण परमहंस की जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए एक पोस्ट से छिड़ा है। पोस्ट में पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से पहले स्वामी शब्द लिखा है, जिस पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को बंगाल के महान व्यक्तित्वों के लिए नए उपसर्ग और प्रत्यय ना खोजने की नसीहत भी दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने अध्यात्म और साधना को जिस प्रकार जीवन शक्ति के रूप में स्थापित किया, वो हर युग में मानवता का कल्याण करता रहेगा। उनके सुविचार और संदेश सदैव प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्स पोस्ट में आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ही कोई गलती समझ में आ रही होगी, लेकिन सियासत में विरोधी हर बात में खोट ढूंढ ही लेते। ममता बनर्जी ने भी इसमें ढूंढ लिया और फटाफट इसका जवाब एक्स पर पोस्ट करके दे दिया। उन्होंने पीएम मोदी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, हैरान हूं, एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल की महान हस्तियों के प्रति अपनी सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आक्रामक प्रदर्शन किया है। आज युगावतार, हमारे युग में ईश्वर का अवतार श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जन्मतिथि है। इस अवसर पर महान संत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के प्रयास में हमारे प्रधानमंत्री ने महान संत के नाम के साथ एक अभूतपूर्व और अनुचित उपसर्ग जोड़ दिया, स्वामी। रामकृष्ण परमहंस के नाम के आगे स्वामी शब्द जोड़ना बंगाल की महान विभूतियों के प्रति सांस्कृतिक असंवेदनशीलता क्यों है? ममता बनर्जी ने इसे भी विस्तार से बताया। ममता बनर्जी ने अपने एक्स पोस्ट में आगे लिखा है, जैसा कि सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण को व्यापक रूप से ठाकुर, शाब्दिक रूप से भगवान के रूप में पूजा जाता था। उनके तपस्वी शिष्यों ने अपने गुरु के निधन के बाद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उन भिक्षुओं को भारतीय परंपराओं के अनुसार स्वामी कहा गया था। लेकिन गुरु आचार्य स्वयं को ठाकुर के नाम से ही जाने जाते रहे। स्वामी उपसर्ग रामकृष्ण संघ में उनके शिष्यों के लिए था, लेकिन क्रम की पवित्र त्रिमूर्ति ठाकुर माँ स्वामी जी ही रही। ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव हैं, माँ शारदा हैं और स्वामी जी स्वामी विवेकानंद हैं। मैं प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो आधुनिक भारत को आकार देने वाले बंगाल के महान व्यक्तित्वों के लिए नए उपसर्ग और प्रत्यय न खोजें। अब आपको वापस पीएम मोदी के एक्स पोस्ट पर लेकर चलते हैं और उसमें सांस्कृतिक गलतियां बताते हैं। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट का पहला शब्द स्वामी रामकृष्ण परमहंस लिखा है, जो कि बंगाली अस्मिता और संस्कृति के लिहाज से पूरी तरह गलत है, क्योंकि स्वामी शब्द का इस्तेमाल रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे स्वामी विवेकानंद के लिए किया जाता है, जबकि बंगाल में रामकृष्ण परमहंस को सम्मान पूर्वक ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहकर संबोधित किया जाता है। रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे। वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। अलग अलग धर्मों की एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के संदेश के लिए वो विश्व प्रसिद्ध हैं। उनके शिक्षाओं पर आधारित रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ आज भी सक्रिय। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे, जो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी हिंदू संत, विचारक, धार्मिक और सामाजिक सुधारक रहे। ऐसे में पीएम मोदी की ओर से स्वामी विवेकानंद वाला उपसर्ग उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए इस्तेमाल करना बंगाल की सियासत में भूचाल ला सकता है। बंगाल में चुनाव होना है, कांग्रेस भी कोई मौका नहीं खोना चाहती। पता नहीं क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बहुत ही ऐसे गलतियां करती है जिससे हम लोग सचमुच तो भावुक हैं और हम लोग आहत हो जाते हैं। तो इस तरीके के अपमान क्यों किया जाता है? और श्री रामकृष्ण ठाकुर के मन करोड़ों भक्त हैं, तो उन पे क्या गुजर रही है? तो ये ट्वीट और इसमें जो गलती है
उसके वो उनके नज़र में लाने के बावजूद भी इसको नहीं बदला गया है। तो स्वामी, आप ठाकुर भगवान जो हैं उसको आप स्वामी बोल रहे हैं। कोई उनको बंगाल की संस्कृति या बंगाल की जो एक कल्चर है, बंगाल की जो इतिहास है, जिसको हम नवोजागरण बोलते हैं सब, और ये जो सोशल रिफॉर्मेशन है, ये सब बातों को लेके उनकी कोई संपर्क ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सोचती भी नहीं है इन सबको। नरेंद्र मोदी जी लगातार महापुरुषों को बेइज्जत करते हैं। उन्होंने संसद में ही बंकिम बाबू कह दिया था। वो शायद अपनी लफाजी में ये भूल जाते हैं कि कुछ लोगों के लिए ज्यादा आदर, ज्यादा सम्मान, वो संस्कृति की उतना उनको ज्ञान नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये उनका अल्प ज्ञान, ये उनका अधकचरी जो नॉलेज है संस्कृति की, वो दिखाता है। जो कहना था वो बंगाल की मुख्यमंत्री ने कह दिया। Is saying Swami to Shri Ramakrishna Thakur an insult? I, being a Bengali, I don't think it's an insult. Then when Mamata Banerjee said Horichand Guru Chand Thakur, did she purposefully try to insult the Hindus, whom she says Ganda Dharm, Hindu Dharm? When she repeatedly, wrongly narrated the Saraswati mantra, was it done purposefully? When she purposefully or by slip of tongue, she wrongly narrated the Chundi part, was it purposefully? How long will you do politics of negativity? 15 years, we are tired of this negative politics. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बंगाल के किसी महान शख्सियत के नाम के उच्चारण और उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सम्मानित शब्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के निशाने पर आए। इससे पहले संसद में वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम के उच्चारण को लेकर भी पीएम मोदी टीएमसी के निशाने पर आ चुके हैं। बात अभी बीते 8 दिसंबर की ही है, जब लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहकर संबोधित किया, तो तुरंत टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने उन्हें टोक दिया। फिर पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम बाबू कहकर संबोधित किया। वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। पीएम मोदी ने भले ही संसद में अपनी बात फौरन सही कर ली हो, मगर टीएमसी के लिए यह बंगाली अस्मिता से जुड़ा बड़ा मुद्दा था। लिहाजा खुद ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर कई बार पीएम मोदी को घेरा और उन पर सवाल उठाया। कल के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बोलें बंकिम दा, যেন মনে হচ্ছে হরিদা আর শ্যামদা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি ন্যাশনাল সং রচনা করেছিলেন, তাকে এইটুকু সম্মান দিলেন না? আপনাদের তো মাথা নিচু করে নাক্ষত দেওয়া উচিত জনগণের কাছে, তাতেও ক্ষমা হবে না। আপনারা অসম্মান করেছেন দেশের ইতিহাসকে, দেশের সংস্কৃতিকে, देशर आंदोलन के। यही नहीं, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन का रविंद्रनाथ टैगोर पर दिया एक बयान भी बंगाल की राजनीति में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर चुका है। नितिन नवीन बीते 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान दुर्गापुर स्थित वर्धमान मंडल के पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने दावा किया था कि रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। पहले नितिन नवीन का वो बयान सुनिए। मैं कह सकता हूं, जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए
नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। नहीं नितिन नबीन जी, रविंद्रनाथ टैगोर को शांति के लिए नहीं बल्कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय तो छोड़िए, पहले गैर यूरोपीय शख्सियत थे। खैर, क्या ही कहा जाए। नितिन नबीन के इस बयान पर भी काफी सियासी बवाल मचा था। बंगाल के सत्ताधारी टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक ने नितिन नबीन के इस ज्ञान पर सवाल उठाया था। टीएमसी ने इसे बंगाल के सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के प्रति बीजेपी की उदासीनता करार दिया था। नहीं नबीनदा, टैगोर ने कोई शांति पुरस्कार नहीं जीता। गीतांजलि के लिए उन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। बीजेपी अध्यक्ष बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त है अल्प ज्ञान और इतिहास का कचरा करने की कुव्वत। नवीनतम अध्यक्ष नितिन नबीन जी कह रहे हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला था, नहीं मान्यवर साहित्य के लिए मिला था 1913 में। लेकिन तथ्यों से आपका क्या लेना देना। खैर, ये सब तो होना ही था क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 महीने में विधानसभा के चुनाव होने और यहां पर सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच है। पीएम मोदी जहां बंगाल में टीएमसी पर गुंडागर्दी और घुसपैठ कराने का आरोप लगाते हैं, वहीं ममता बनर्जी लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाती रही। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। रुक करते एआई का। दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट के दौरान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर की एआई कंपनियों के सीईओज को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एआई को सही दिशा देने पर जोर दिया। पीएम ने दुनिया भर के सामने मानव विजन मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि इससे एआई को सकारात्मक नजरिया मिलेगा। आज समिट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए। भारत को एआई में भविष्य दिखता है। एक लाइन में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया कि एआई को लेकर भारत का नजरिया क्या है, क्योंकि गुरुवार को एआई को लेकर ग्लोबल लीडर्स, सीईओज और पॉलिसी मेकर्स के साथ डिस्कशंस हुए, जिसमें ग्लोबल लीडर्स ने अपने विचार रखे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एआई का मानव विजन भी दुनिया के सामने रखा। मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन। M यानी मोरल एंड एथिकल गाइडलाइंस, A यानी अकाउंटेबल गवर्नेंस, N यानी नेशनल सोवरेनिटी, A यानी एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, V यानी वैलिडिटी एंड लेजिटिमेट। दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखी गई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान भी किया। गुरुवार को समिट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 45 देशों के प्रतिनिधि और 500 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पीएम मोदी के बगल वाली सीट पर बैठे दिखे। समिट में उनके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो, इसके अलावा एस्टोनिया के राष्ट्रपति आलार करिस समिट में शामिल हुए। ग्रीस के प्रधानमंत्री करियाकोस मित्सोताकिस, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लूला दा सिल्वा, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, इसके अलावा स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कोप भी एआई इंपैक्ट समिट में शामिल हुए। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक सीईओ डारियो ओमोदेई, चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टेमैन समेत कई सीईओ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के भविष्य के साथ साथ वर्तमान पर जोर देने की बात कही। असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं।
इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाना है, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाना है, यही इस ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। संजय त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे आज के एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, आपको छोड़ जाते सुपर 30 के साथ।